हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम NCERT कक्षा 9 इतिहास विश्व समकालीन भारत वह हम डिस्कशन कर रहे थे अध्याय नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था कि फ्रांसीसी क्रांति है कब होती है 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति होने का क्या कारण था वो भी हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। आज हम जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज था वो भी हमने अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो हमारा नया पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि क्रांति की शुरुआत भी हम अध्ययन कर चुके थे। आज हमारा जो पॉइंट रहेगा, आज जो हम डिस्कशन करेंगे, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कि फ्रांस है वो कब एक संवैधानिक राजतंत्र बना था ये हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। ये जो क्लास हमारी रहेगी ये HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा CAT एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। इसके साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया कब बना था? कि नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसी लाइन से हमारा कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का जो प्रारूप है वो पूरा कर लिया था। कि फ्रांस का जो संविधान का जो प्रारूप है, संविधान को पूरी तरह तैयार किया गया था वो कब किया गया था? 1791 में। किस असेंबली के द्वारा तैयार किया गया था? कि नेशनल असेंबली के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि संविधान को जो तैयार किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सम्राट की जो शक्तियों को सीमित करना। जो सम्राट था पहले एक निरंकुश शासक था, वो अपने जो शासन कर रहा था वो लोगों को डरा धमका के सैनिकों के द्वारा वो शासन किया जा रहा था, उसको समाप्त किया जाए। और जो इसकी शक्तियां हैं एक सम्राट की उसको सीमित करना, एक दायरे में लाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी तरह संविधान का जो प्रारूप पूरा हुआ था वो 1791 में हुआ था। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। नेशनल असेंबली ने इसको प्रारूप को तैयार किया था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है जो हरियाणा पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो हमारे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम कक्षा 10 है वर्ल्ड हिस्ट्री वो हम वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं पहले ही। अभी हम 9th क्लास की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर और हस्तांतरित कर दिया। कि यहाँ से क्या हमें समझना है कि इसमें बताया जा रहा है कि इस संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सम्राट की जो शक्तियाँ हैं उसको सीमित करना। जो सम्राट के द्वारा जो शक्तियाँ हैं उसको सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ की केंद्रीकृत होने की बजाय जो शासक किया जा रहा था, एक सम्राट के द्वारा जो किया जा रहा था, उसको एक व्यक्ति की बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनमें विभाजन करना और इनको हस्तांतरित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि इसमें क्या था?
कि एक राजा था, वो पूरा एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन होता था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इनको सीमित राजा की जो शासक है उसको सीमित करना, क्या करना, सीमित करना, और इनको किसमें विभाजन करना, कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कब पड़ी? ये 1791 में इसका प्रारूप तैयार हुआ था। और चित्र 7 में दिखाया गया कि कैसे एक राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। न्यायपालिका न्यायपालिका जो न्यायाधीश, कार्यपालिका और विधायिका, किसमें विभाजन किया था? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसमें इसको विभाजन किया गया था। कि किस असेंबली के द्वारा? नेशनल असेंबली के द्वारा। संविधान कब तैयार किया गया था? 1791 में तैयार किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सम्राट की जो शक्ति है, सम्राट था यहाँ, इसकी शक्तियों को सीमित करना, क्या करना, सीमित करना। और किसके हाथों में सौंपा गया? कि जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका में हस्तांतरित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था। सक्रिय नागरिक कौन थे? जो मताधिकार प्राप्त लोग थे। निष्क्रिय जो मताधिकार प्राप्त नहीं होते थे। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया था? यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कब है, किस वर्ष संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1791 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1791 के संविधान ने 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किस असेंबली को सौंप दिया था? तो नेशनल असेंबली। यहां से हमारे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी पेपरों के लिए कि 1791 में संविधान जो बनाने का जो है ये किसको सौंपा था? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। कि नेशनल जो असेंबली है वो किस रूप से चुनी जाती थी? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो हमारा आंसर आएगा अप्रत्यक्ष। यहां से 3 क्वेश्चन हमारे 3 पॉइंट बन सकते हैं कि कब कानून बनाने का अधिकार हुआ तैयार? 1791 में। कौन सी असेंबली थी? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का जो चुनाव होता था वो कैसे होता? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता था। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। सबसे पहले क्या करते थे? नागरिक एक निर्वाचक समूह है उसका चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। पहले तो एक नागरिक है वो समूह का चुनाव करते, फिर वह असेंबली क्या उन सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। क्या सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार था? जी नहीं, सभी को अधिकार नहीं था। मतदान अधिकार सभी को नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाती थी। कम से कम कौन? 3 दिन की जो मजदूरी है के बराबर कर चुकाते थे, उन्हीं को ही मतदान देने का अधिकार था। इंपॉर्टेंट यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे कि कानून बनाने का अधिकार संविधान ने कब तैयार हुआ? 1791 में। कौन सी असेंबली थी? नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से। और सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह क्या करते कि सदस्यों को समूह है उनका चुनाव, फिर उन असेंबली है उन सदस्यों को चुनाव करती थी। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष मतदान कर सकते थे जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन है बन सकते हैं। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में विभाजन किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने, असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। कि संविधान है किसके साथ शुरू हुआ था?
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो संविधान है कब तैयार किया गया था। 1791 में इसकी शुरुआत होती है। किस असेंबली को सौंपा जाता है? नेशनल असेंबली को सौंपा जाता है। नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इंपॉर्टेंट संविधान है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू किया गया था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानून बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जो जन्म से उनको ही यह अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इन अधिकार को छीना नहीं जा सकता था क्योंकि कर्तव्य माना गया था कि प्रत्येक नागरिक के ये नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, क्या है हमारा पॉइंट यहाँ से, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसी हुई। इससे पहले हम कुछ चित्र है वो भी समझ लेते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ चित्र 8 है, इसमें दर्शाया जा रहा है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है। जो संविधान का जो घोषणा पत्र था वो था कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बियो द्वारा बनाया गया था। कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया गया था? ले बार्बिए द्वारा 1790 में बनाया गया था। क्रांतिकारी एक है, क्रांतिकारी पत्रकार कौन है? ज्यों पॉल मरा। ज्यों पॉल मरा ने अखबार कौन सा था? लामी दे पपल, जनता का मित्र, नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी। राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या थे? टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई जंजीर है किसका प्रतीक माना गया था? कि दासों को जो बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग हुआ था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। कि दर्शाया जा रहा है जैसे जंजीर है, इसमें जो जंजीर है दासों को बांधने के लिए प्रयोग की जाती थी, परंतु टूटी हुई जंजीर है उनकी आज़ादी का प्रतीक है, दासों का। छड़ों का बर्छीदार गटर क्या था? अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गटर को एकता का ही बल है। मतलब कि कहने का अभिप्राय है अकेली जो छड़ है उसको आप तोड़ सकते हैं, पूरा अगर बंडल होगा उसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए किसका प्रतीक है? एकता का। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंख, त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसके अंदर आंख है, वो क्या काम है? इस डायग्राम का क्या प्रतीक है? कि सौरदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, अपनी पूंछ है मुंह में लिए सांप किसका है? समानता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्राइजियन टोपी दासों था स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। दासों को जो स्वतंत्र हो जाते थे उनके द्वारा जो पहनी जाने वाली टोपी थी लाल फ्राइजियन टोपी। नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। फ्रांस के जो राष्ट्रीय रंग कौन से थे? नीला सफेद लाल। नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। डेनो वाली जो महिला है वो कानून का मानवीय रूप था। विधिपट कानून सबके लिए समान और उनकी नजर सबके बराबर थी। विधिपट था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, अभी फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई थी।
फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही थी। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही थी। लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। संविधान पर जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, किसके द्वारा किए गए थे? लुई 16वां के द्वारा। परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चली रही थी। जो उनकी वार्तालाप हो रही थी गुप्त रूप से, वो भी प्रसा के राजा से लुई 16 की जो बातचीत हो रही थी। फ्रांस की घटनाओं ने अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। जो फ्रांस की जो घटनाओं को देखकर जो पड़ोसी थे, वो भी शासक थे, वो चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब इस योजना पर अमल होता है तो 1792 में नेशनल असेंबली ने कब 1792 में पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। कि 1792 में नेशनल असेंबली ने किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा एवं प्रस्ताव पारित कर दिया था? पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। किसने पारित किया था? तो नेशनल असेंबली के द्वारा पारित किया गया था। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं में कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया था। किनके विरुद्ध? जो कुलीन है और राजाओं के विरुद्ध। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल के द्वारा क्या रचित है? मार्सिले। मार्सिले किसके द्वारा रचित है? कवि कौन है? रॉजेट दी लॉयल के द्वारा मार्सिले भी है। ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। इम्पोर्टेंट लाइन होगी कि फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या है? क्या है फ्रांस का राष्ट्रीय गान? मार्सिले। पहली बार मार्सिलेस ने फ्रांस जो पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, ये कवि कौन है? रॉजेट दी लॉयल के द्वारा रचित मार्सिले भी था, जो ये फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया था। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी सत्ती एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी हानि व आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी हानि और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुष और मोर्चे के चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्रांति को सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। 1791 में संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। कि जो हैं 1791 में किनको अधिकार था? जो अमीर लोग थे उनको ही राजनीतिक अधिकार था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डों जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्यकारी योजना पर बहस करते थे। इनमें से कौन सा क्लब था? जैकोबिन क्लब के नाम से सफल हुआ था। किसके नाम से? जैकोबिन क्लब के नाम से, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जेकब के नाम पे पड़ा था। इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी हमारी कि जैकोबिन क्लब है, किसके नाम पे ये रखा गया था? कौन था? पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर ये जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी। इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उनमें अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में हम गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब किसके नाम पे पड़ा था? कि भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे ये जैकोबिन क्लब नाम पड़ा था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज में कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, गड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। और उनका नेता
मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीजेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों ने खुद को अलग करने के लिए किया था। ये जो ब्रीचेस पहने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। कॉन्वेंट क्या था कि धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत कॉन्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसलिए जैकोबिनों को शोकलांत के नाम से भी जाना जाता है। जैकोबिन क्लब है, हमने देखा एक भूतपूर्व पेरिस थे, उनके नाम पे ये जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी। जैकोबिनों को शोकलांत के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। जैकोबिनों शोकलांत के नाम से जो बिना घुटने वाले शोकलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जैकोबिनों को शोकलांत के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता बिना घुटने वाले। कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता के प्रतीक थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों ने एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर दावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला। खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया गया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया था। नवनिर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन का नाम दिया गया था। जो नवनिर्वाचित असेंबली था उसका नाम क्या दिया? कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को, कब की बात है? 21 सितंबर 1792 को इस राजतंत्र का अंत कर दिया गया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। फ्रांस को कब एक गणतंत्र घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792 को गणतंत्र घोषित किया गया। और गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र सरकार का क्या रूप है? गणतंत्र सरकार का क्या मतलब है? गणतंत्र सरकार का मतलब है जहां सरकार व उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। जहां सरकार होती है उसके प्रमुख का भी चुनाव जनता करती है, उसे गणतंत्र सरकार कहते हैं। यह वासानुकूलित राष्ट्र नहीं है। ये गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, देखें कि वह कब और कैसे गणतंत्र बने थे। लुई 16 को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। लुई 16 को कब है उनको देशद्रोह के रूप में उनको मौत की सजा सुनाई गई थी? 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 21 जनवरी 1793 को। किसको फांसी दी गई थी? लुई 16 को फांसी दी गई थी। किसके रूप में? देशद्रोह के आरोप के रूप में। कौन सी प्लेस था? डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। और उसके रानी मेरी थी जो ऑस्ट्रिया की थी, उसको भी वही हसन हुआ था कि मेरी एनेत का भी वही हस हुआ था। आतंकराज का बाह्य, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। देशद्रोह क्या होता है? अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह होता है। तो आज के इस सेशन को अब यही विराम करते हैं। मिलते हैं नया नेक्स्ट टॉपिक आतंकराज का बाह्य, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।